नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ ऐसी वीडियोस रखूँगा जहां बीजेपी के उन कारिंदों को जो इस वक्त शहरियती तरमीमी बिल को मुतारिफ़ कराने के लिए घर घर जा रही है, उनके साथ आवाम किस तरह से पेश आ रही है। कुछ वीडियोस आए हैं। केरला ने एक नया तरीक़ा अपनाया है लोगों को सीएए बिल के ख़िलाफ़ जो है अपनी एहतजाज जारी करने, और जो कोई भी घर में समझाने के लिए आ सकता हो तो पहले ही वो लोग क्या पेशगी इक़दामात कर रहे हैं, वो कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, आपको भी उस तरह का लाहे अमल इख्तियार कर सकते हैं। उसके अलावा हैदराबाद के मिलियन मार्च से दूर रहने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक और मार्च निकालने का फ़ैसला किया है, एक बड़ा एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। अमेरिका ने अपने बहरी जहाज़ों के लिए इंतबा जारी कर दिया है ईरान की धमकियों के चलते, और उधर बंगाली में जारी किताब में बीजेपी ने शहरियत कानून के बाद एनआरसी नाफिज करने की बात को फिर से कबूला है, जबकि एक जगह पर साफ तौर पर कहा जा रहा था कि अमित शाह की जानिब से एनआरसी को लेकर के हमने कोई गुफ्तगू ही नहीं की है। बहरकैफ इसके अलावा आलिया भट्ट ने दीपिका पादुकोण जो अहम तरीन अदाकाराएँ हैं, बॉलीवुड के अहम शख्सियात मानी जाते हैं, उनके लेवल पर तो जो है उन्होंने भी इस वक्त जो है JNU में हुए तलबा पर जुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़ रास्ते पर आई हैं। उसकी भी कुछ तफसीलात और दीगर कुछ अहम तरीन तबसरा आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में ज़रूर शामिल हों और नए लोगों को ज़रूर सब्सक्राइबर्स बनाएं। नाज़रीन आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको बताता हूं, फिर उसके बाद आपको एक मशवरा भी देता हूं। ये तस्वीरें हैं केरला के कुछ इलाकों की जहां पर इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। लोग वहां अपने घरों के सामने सीएए बिल NRC NPR के ख़िलाफ़ पोस्टर्स लगा रहे हैं घरों के सामने, और साथ में ये भी लिख रहे हैं कि बीजेपी और RSS के लोग जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएए बिल क्या है, उसके क्या जो है फ़ायदे हैं, वो लोग हमारे यहाँ हरगिज़ ना आएँ, हम जो है इसको रिजेक्ट करते हैं, रिवोक करते हैं। इस तरह की जो है चीज़ें छाप छाप करके अपने अपने घरों में लगा रही हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है इस सीएए के ख़िलाफ़ एहतिजाजात, बढ़ते एहतिजाजात को देख कर के मरकज़ी हुकूमत ने पूरे भारत में, पूरे मुल्क में जो है बेदारी मुहिम और मुतारिफ़ कराने वाली तरीक़े अपनाए हैं अलग अलग तरीक़ों से। इसके लिए बॉलीवुड का भी सहारा लेने की बात की जा रही है। तो ऐसे में ये तरीक़ा मुझे भी बेहतर लग रहा है कि आप भी अपनी ज़बान में इस चीज़ों को जो है ट्रांसलेट कर लें, और कन्नड़ा में हो, मलयालम में हो, तेलुगु में हो, तमिल में हो, हिंदी में हो, कन्नड़ा में हो, उर्दू में हो, जिसमें भी हो, इस तरह एक कलर प्रिंट आउट निकालें और अपने अपने घरों में लगाएं, ताकि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के मेंबरान, उनके कारकुनान कि वो घर घर जा कर के लोगों को समझा सके, वो इस पोस्टर को देख कर के वहीं से उल्टे हाथ चले जाए, उल्टे पाँव चले जाए। ये बेहतर आइडिया मुझे लग रहा है, आप भी इस पर अमल कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग कुछ वीडियोस में आपको तेलंगाना की दिखाता हूँ। यहाँ कुछ ख़वातीन आपको दिख रही हैं, ये वीडियोस भी इस वक्त वायरल हो रही हैं। ये वीडियो भी वो है जिसमें जो है लोग जो है घरों में जाकर के सीएए को बिल को कुछ नुमाइंदगी कह सकते हैं बीजेपी के कारकुनान या दीगर अफराद जो है समझाने की कोशिश की है, लेकिन जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उनको समझाया गया कि जो है हम इसको कबूल नहीं करेंगे। ये एक वीडियो थी जो कन्नड़ा ज़बान की थी। ये और एक वीडियो ये भी कर्नाटक की है, एक बीजेपी मेंबर कहें या एक अहम शख्सियत है, ये भी घर घर जाकर के जो है बीजेपी की उस मुहिम में शिरकत करके जो है लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से पैम्पलेट और हैंड बिल लोग लेने से ही मना कर रहे थे। इसमें अरकान असेंबली भी थे और बहुत सारे लोग भी थे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह रिजेक्ट। ये है तेलंगाना का, इसके पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था, और कहा जा रहा है कि कम से कम 90 अफराद थे। ये लोग भी घर घर जा कर के जो है वोटिंग लिस्ट हाथ में लेकर के जो है लोगों से डाटा वसूल करने की कोशिश कर रहे थे, दस्तावेज़ात, लेकिन इसको भी जो है वहाँ के मुकामी लोगों ने, बिलखुसूस ये लोग जो है मुस्लिम महल्लों को, मुस्लिम गलियों को टारगेट कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, जबकि हर घर में इन लोगों को जाना चाहिए, लेकिन मुस्लिम महल्लों में ये लोग नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों।
تو مسلم لوگ جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اندر بیداری ہے وہ لوگ جو ہے ان کو پکڑ کے کہ پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، کوئی منع کر رہا ہے، کوئی جو ہے احتجاجات کر رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے کہ ہمارے گھروں تک نہ آویں۔ اس کے علاوہ ناظرین اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین کو جو ہے رکنے کی بھی بات کہہ رہے ہیں، ویڈیوگرافی کرنے والے یہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ بھی نہیں دکھا رہے جو پوچھنے پر، اور جو ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ کچھ بھی جواب نہیں دے رہے۔ ان خواتین کے بارے میں بھی ایک بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کو بھی ڈاٹا کلیکٹ کرنے کے لیے تلنگانہ کے کچھ علاقے میں دیکھا گیا تھا، جہاں کے مقامی فرد نے جو ہے ان کو اپنے کیمرے میں کیچ کیا اور پھر جو ہے اس طرح لوگوں کے سامنے اس ویڈیو کو پیش کر کے اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین یہ تمام ویڈیوز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی اویئر ہو جائیں، اپنے گھر کے خواتین کو بھی بتائیں کہ اس طرح کوئی بھی خواتین یا کوئی بھی مرد حضرات اگر آئیں ڈاٹا پوچھنے کے لیے یا پھر سینسس کے حساب سے کتنے لوگ رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں، ان لوگوں کا یہی پوچھنا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آئیڈینٹی کارڈ دکھائیں، کوئی آدھار کارڈ، کوئی راشن کارڈ، کوئی کچھ دستاویزات پوچھتا ہے تاکہ ان پر نام وغیرہ لکھیں، تو ان کو صاف صاف طور پہ محبت سے منع کرنا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھیڑنا یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں کرنا ہے، بس یہ ہے کہ جو ہے ان لوگوں کو صاف صاف دینے سے منع کر کے واپس بھیج دینا ہے۔ میں کہ ناظرین کچھ ویڈیوز جو کل وائرل ہو رہی تھیں اور آج تک بھی وائرل ہو رہی ہیں، کچھ اور بھی ویڈیوز ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا اور بیداری پیدا کرنا لازمی سمجھا، تو آپ اس کو سمجھیں۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں، چلتے ہیں حیدرآباد میں اسد الدین اویسی شہری ترمیمی قانون اور اس کی مخالفت میں حیدرآباد میں سنیچر کے روز ملین مارچ کی کامیابی کے بعد اب مسلم یونائٹڈ ایکشن کمیٹی جو ہے جاگ گئی ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے پرانے شہر حیدرآباد میں 10 جنوری کو دوپہر 2 بجے سے شام تک عیدگاہ میر عالم سے شاستری پورم تک پرامن مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ سنیچر کے روز نکالے گئے مارچ سے دور رہنے والے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی اس مارچ کی قیادت کر سکتے ہیں۔ یاد رہے حیدرآباد میں ملین مارچ کے دوران عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی، جس کے بعد اب جا کر مسلم یونائٹڈ ایکشن کمیٹی ارکان بیدار ہوئے ہیں۔ وہیں تلنگانہ سے یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ریاست میں نیشنل پاپولیشن رجسٹر پر روک لگانے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اب تک وزیر اعلیٰ KCR کے فیصلے کا انتظار کرنے والے مسلم یونائٹڈ ایکشن کمیٹی کے ارکان کو اب مجبوری میں احتجاجی مظاہروں کو راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ احتجاجی مظاہروں کا یاد رہے کہ اسد الدین اویسی کو لے کر کے بڑی تنقید ہوئی تھی جب انہوں نے ملین مارچ جو اس وقت 2 دن قبل ہوا اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، یا اس میں شرکت کرنے کی کسی بھی طرح کی اپیل بھی ان کی جانب سے نہ جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ شاید اسی کے چلتے جو ہے اب مسلم یونائٹڈ ایکشن کمیٹی اس طرح کی تبصرے اور تنقیدیں اس وقت نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، دوسرے لوگ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، لیکن سب لوگوں کا مقصد تو ایک ہی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لکھاری ہوتے ہیں جن کو تنقید کیے بنا کچھ ہضم بھی نہیں ہوتا۔ بہرکیف اب ہم لوگوں کی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ 10 جنوری کا بھی جو اس وقت مارچ نکالنے کا ارادہ یونائٹڈ کی جانب سے کیا گیا ہے، یونائٹڈ ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اس میں بھی آپ لوگوں کو بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ بہرکیف ناظرین چلیے امریکہ کی بھوکلائی ہوئی حکومت کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کی سمندری حدود سے گزرنے والے جہازوں کے لیے وارننگ جاری کی ہے۔ یہ انتباہ امریکی بحری مفادات کو نشانہ بنانے کی غرض سے ایران کی حالیہ دھمکیوں کے تناظر میں جاری کیا گیا ہے۔ یہ دھمکیاں گزشتہ جمعہ کو بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایرانی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد دی گئی ہیں۔ ایرانی طلبہ نیوز ایجنسی نے امیر البحر سپاہ پاسداران انقلاب ایڈمرل علی تنکسیری کا ایک بیان نقل کیا ہے، جس میں انہوں نے دشمنوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ سخت انتقامی کارروائی کا ہدف بننے سے پہلے علاقہ چھوڑ دیں۔ ایڈمرل تنکسیری کا مزید کہنا تھا کہ سپاہ پاسداران انقلاب کی بحریہ ایرانی قیادت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ہم خطے کے حالات کے مطابق اپنی تیاریوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا تھا کہ اگر تہران نے جنرل سلیمانی کی ہلاکت پر رد عمل ظاہر کیا تو ایران کے خلاف بڑا اقدام کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایران پر مزید پابندیاں لگانے کا بھی اندیہ ظاہر کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین الگ الگ قسم کے ہر دن بیانات آتے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے الگ الگ قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں ہر پرائم ٹائم میں اس کی کچھ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی جز ہم سے نہ چھوٹے۔ تو یہ تازہ ترین خبر تھی جو
जो अमेरिका की जानिब से अपने बहरिया को दिए गए इंतबाह के सिलसिले में थी। नाज़रीन, एनआरसी को लेकर के एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि वो एनआरसी पर बहस करने को ही तैयार नहीं है, इसलिए कि एनआरसी का बहस नहीं हुआ है। लेकिन अब बंगाल में जारी एक किताब में बीजेपी ने इस बात का दावा किया है कि शहरियत कानून के बाद एनआरसी नाफिज करेगी। जी हाँ, शहरियत कानून सीएए के साथ ही मुजव्वजा मुल्क गिर एनआरसी के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे एहतजाज को ठंडा करने के लिए जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि उनकी हुकूमत ने एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं की है, वहीं सीएए पर जारी की गई बीजेपी के बंगाली एडिशन की किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि उसके बाद एनआरसी नाफिज किया जाएगा। यह है बीजेपी का दोगलापन। बीजेपी ने एक किताब इतवार को मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जारी की, जो कि सीएए पर फैले भ्रम को दूर करने के पार्टी की मुल्कगिर मुहिम का हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हालांकि हिंदी एडिशन की किताब में कहीं भी एनआरसी का जिक्र नहीं किया गया, 3 सफ़ात की किताब के आखिरी वर्ष पर सवाल में लिखा गया है, क्या इसके बाद एनआरसी होगा, इसकी कितनी ज़रूरत है, और अगर एनआरसी होगा तो क्या आसाम की तरह हिंदुओं को डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। इसके जवाब में कहा गया, हाँ, इसके बाद एनआरसी होगा। कम से कम मरकजी हुकूमत की मंशा तो यही दिख रही है। इसके पहले हम इस बात का साफ जिक्र करना चाहते हैं कि एनआरसी की वजह से किसी हिंदू को डिटेंशन सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। आसाम में जो 11 लाख हिंदू डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं वो वहाँ गैर मुल्की कानून की वजह से रह रहे हैं। उसके बाद किताब में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक आसाम में एनआरसी नाफिज किया गया था और रियासत में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के जरिए गैर मुल्की कानून को पास किया गया था। बहरकैफ नाज़रीन, बीजेपी पूरी तरह से अलग अलग बयान जारी कर रही है। कहीं हिंदू का तस्करा करती है, कहीं एनआरसी नाफिज करने का हुक्म करती है, कहीं डिटेंशन कैंपस ही भारत में ना होने का दावा करती है, और एक तरफ दावा कर रही है कि 11 लाख हिंदू डिटेंशन कैंपस में इस वजह से हैं कि जो है वो एनआरसी में उनका नाम नहीं आया। और एक अलग अलग किस्म का जो है, यानी यूँ समझिए कि ये समझा ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर जो ये करना क्या चाह रहे हैं, हिंदुस्तान में भारत में करना क्या चाह रहे हैं। ये इन लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन्होंने जो कानून बनाया है सीएए एनआरसी वो क्या है। आम आवाम तो साफ तौर पे समझ गए हैं कि इसका मतलब क्या है। इससे सिर्फ जो है वोट बैंक बटोरने के लिए और एक मखसूस तबके को, मुसलमानों के बाद यहाँ के एससी एसटी और ओबीसी तबके को और उन लोगों को जो है हाशिए पर डालने के लिए सारे कानून बनाए जा रहे हैं। इन लोगों को पता भी है, लेकिन वो चूंकि बता नहीं सकते, इस वजह से जो है अलग अलग बयानात जारी कर रहे हैं। कभी कोई कहता है, कभी कुछ कोई कहता है। इनकी जो है जारी की जाने वाली खुद किताब कुछ और कहती है और उनकी ज़बान से कुछ और निकलता है। यह है मरकज़ी हुकूमत की बौखलाई हुई बीजेपी की हालत, जो किसी भी बयान को बयान करने के बाद कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। ये इस वजह से कि इन्होंने होमवर्क ठीक से नहीं किया है। बहरकैफ नाज़रीन, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है एनआरसी को लेकर के भी एहतजाजात हैं उसके ख़िलाफ़, और सीएए को भी लेकर के और एमपीआर को भी लेकर के। इस दरमियान में कल जो जेएनयू में हुआ वो सबसे ज़्यादा बड़ा हमला था जो तलबा पर हमला किया गया, वो चाहे जेएनयू में हो चाहे जामिया मिलिया में हो। जेएनयू में चूँकि एबीवीपी के गुंडों ने कैमरों के सामने निकल कर के जो है तलबा पर, बेकसूर तलबा पर डंडे बरसाए थे और एक किस्म का दहशत गर्दाना माहौल वहाँ बनाया था। और उसके बाद चारों तरफ से जो है एबीवीपी की और बीजेपी हुकूमत की और मरकज़ी हुकूमत की और दिल्ली पुलिस की जो है बेइज्जती की जा रही है और उनको खींचा जा रहा है। सोशल मीडिया में पूरी तरह से जो है उनको घेरा जा रहा है। तो ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि जो सही इंसानियत के आलमबरदार होते हैं, जो ये समझते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वो एक किसी ख़ास तबका या ख़ास मज़हब के ताल्लुक़ से नहीं, इस वक्त इंसानियत को मारने की कोशिश की जा रही है, उनकी सोच और फ़िक्र को मारने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी बड़ी शख्सियात एक एक करके निकल रही हैं। सोशल मीडिया में अक्सर तबसरे होते रहते हैं कि बॉलीवुड के 3 बहुत बड़े सेलिब्रिटी आखिर क्यों इस बिल के ख़िलाफ़ और जो जुल्म सितम हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आकर के बोल नहीं रहे हैं। वो तो कभी बोलते नहीं हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपनी दुनिया में मगन हैं, उनको कौन क्या करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जब इंसानियत को मरते देखते हैं तो कुछ सामने निकल करके आती हैं। उसमें बहुत सारे नाम पहले से भी आ रहे थे, अब कुछ और नाम जुड़ गए हैं। उसमें एक बड़ा नाम आया है, बॉलीवुड की सबसे बड़ी अदाकारा मानी जाती है दीपिका पादुकोण। उसने जो है साफ तौर पर एक बयान में कह दिया था कि मुझे फ़ख्र है कि हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने जेएनयू में तलबा पर हमले के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। उन्होंने इस हमले की मजम्मत करते हुए मुल्क के मौजूदा हालात के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं खुश हूँ कि नौजवान आगे आ रहे हैं और मुझे फ़ख्र है कि हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।
मीडिया से बातचीत के दौरान दीपिका पादुकोण ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मुझे फ़ख्र है कि हम खुद की बात रखने से नहीं डरते और हम इसके बारे में सोच रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने मज़ीद ये भी कहा कि जिस तरह किसी भी इशू के ख़िलाफ़ हम सड़कों पर उतरते हैं उस पर मुझे फ़ख्र है। अगर हम समाज में तब्दीली देखना चाहते हैं या अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हमें ये करना चाहिए। फिर उन्होंने ये बयान देने के बाद कल रात में जो है उन्होंने JNU के पास भी JNU पर हुआ तलबा के ख़िलाफ़ जो एहतजाजात हो रहे थे जुल्म और तशद्दुद के ख़िलाफ़, वहाँ भी उन्होंने शिरकत की, वहाँ भी उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। इसके अलावा एक और नाम जुड़ जाता है, वो है आलिया भट्ट का। आलिया भट्ट ने भी अपने ट्विटर के ज़रिए से ये पैगाम देने की कोशिश की कि JNU तलबा पर हमले के ख़िलाफ़ बॉलीवुड हस्तियाँ लगातार एक एक करके सामने आ रही हैं और अपने रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर कर रहे हैं। उसमें आलिया भट्ट भी एक नाम है। इस सिलसिले में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब तालिब इल्म, टीचर्स और पुरअमन रहने वाले शहरियों पर रोज़ाना जिस्मानी हमले होने लगे तो ये दिखाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है ये किसने कहा था? आप लोग जानते हैं कि जो है अमेरिका में जाकर के सब चंगासी, इस तरह के कई जो है लैंग्वेजेस में मोदी ने कई ज़बानों में यहाँ के हालात को, जबकि कश्मीर जल रहा था और कश्मीर में पूरी तरह 370 हटाने के बाद जो हालात बन रहे थे, उसके बाद वहाँ जाकर के उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों में कहने की कोशिश की थी कि सब चंगासी, सब अच्छा है। शायद उसी को जो है आलिया भट्ट ने निशाना बनाया है। हमें सच्चाई से आंख मिलानी चाहिए। ये आलिया भट्ट के जुमले थे जो उन्होंने कहा कि जो है जब इस तरह के टीचर्स पर और पुरअमन रहने वाले शहरियों पर जब जिस्मानी हमले होने लगे तो ये कहना गलत है कि सब कुछ ठीक है। भाई नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने रखी गई। शाम में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों की तफसीलात के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।